हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 51, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं, उन सभी का डिस्कशन इस पूरी सीरीज में होने वाला है। अब इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा, क्या-क्या इसके फीचर्स हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये है आपका 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कंप्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर हैं। इसमें आपको जीके जीएस का पूरा सिलेबस मिलेगा। कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, वो भी आप यहाँ पर समझोगे। जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं, उनका भी डिस्कशन होगा। अलोंग विद दैट आपके एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियोस से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर ये है, अगर आपको इन सभी वीडियोस को फ्री में अवेल करना है, तो उसके लिए आपको हमारा जो चैनल है दैट इज करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट करना है। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इनके फ्री पीडीएफ नोट्स, साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट को अटेम्प्ट करना है बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो एंड रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा जो पेड बैच है उसको ज्वाइन करना है। जैसे आप हमारा पेड बैच यहाँ पर ज्वाइन करोगे, तो आपको एप्लीकेशन पर क्लासेस मिलेंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर कवर होंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट होगा। कंटेंट जो होगा बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। और बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन इस पूरी सीरीज में होने वाला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी का डिस्कशन इस पूरी सीरीज में होगा। एंड इसके लिए आपको इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। तो आप शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1904 से पहले सहकारी ऋण समिति अधिनियम के अधिनियमन पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव था? यानी कि अगर हम बात करें, द अनेक्टमेंट ऑफ द फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सर्विस सोसाइटी इन 1904 was influenced by which of the following? तो किसका इन्फ्लुएंस था? तो इसमें आपको जो यहाँ पे एक मेन अधिनियम का जो नाम ध्यान रखना है, उसमें आपका नाम होगा इंडियन फेमाइन कमीशन, यानी कि भारतीय अकाल आयोग का। तो जो कमीशन है, जो आयोग है, उसमें आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो ध्यान रखना है, भारतीय अकाल आयोग। ठीक है। तो 1904 से 4 की अगर हम बात करें, तो इससे पहले सहकारी ऋण समिति, जिसको यहाँ पे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसका जो यहाँ पे अधिनियमन था, वो मुख्य रूप से 1901 का जो भारतीय अकाल आयोग था, उसकी सिफारिशों से प्रभावित था। और इस आयोग ने सुझाव दिया था कि ग्रामीण ऋण जो ग्रस्तता है, उसके समस्या से निपटने और साथ ही में किसानों को जो साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात की, जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उन सभी का जो ओरिजिन आप एक तरीके से समझ सकते हो, 1901 में जो भारतीय अकाल आयोग था, वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो मद्रास सरकार के द्वारा नियुक्त जो सर फ्रेडरिक निकोलस की रिपोर्ट है, और इसके अलावा एक एडवर्ड लो समिति है, इन सभी का प्रचलन भी आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएगा। मतलब इन सभी की रूपरेखा पे भी ये जो ये पूरा सहकारी ऋण समिति है, इनका काफ़ी प्रभाव था। तो अगर आपसे आयोग पूछा जाए, अगर आपसे ऑप्शन दिए जाए आयोग से रिलेटेड, तो आपको जो भारतीय अकाल आयोग है, उसका नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। और ईयर आपसे पूछे तो 1901, वहीं बात अगर आपसे पूछे सहकारी ऋण समिति की, तो उसमें आपको 1904 ये ईयर आपको उसमें ध्यान रखना है। राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के 4 क्लोज के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ ये कौन दिलाते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए कि हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सीक्रेसी टू यूनियन मिनिस्टर्स अंडर द आर्टिकल 75 क्लोज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसके अंतर्गत जो यहाँ पे ओथ दिलाते हैं, जो यहाँ पे पद और गोपनीयता की शपथ यहाँ पे दिलाते हैं, तो उनका नाम है हमारे देश के राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है, वही अनुच्छेद नंबर 75
75 के क्लोज 4 के अंतर्गत ये क्या करते हैं, केंद्रीय मंत्रियों को उनके पद की यहाँ पे शपथ ग्रहण करवाते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें जो यहाँ पे अनुसूची है, हमने 12 अनुसूचियों को डिस्कस किया, जिसमें से जो अनुसूची नंबर 3 है, जो यहाँ पे तीसरी अनुसूची है, वहां पर आपको जो शपथ है इसका प्रावधान आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्रिन, कि किस देश से यहाँ पे उत्पन्न हुआ है। तो अगर हम बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसका ओरिजिनेशन ये देखने के लिए मिलता है अमेरिका से, यानी कि यूएस से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो यूएसए से उत्पन्न हुआ है। और यह अवधारणा मुख्य रूप से अगर हम बात करें 1803 के ऐतिहासिक मारबरी बनाम मेडिसन, एक केस है यहाँ पे जिसका नाम है मारबरी वर्सेस मेडिसन, ठीक है। तो ये केस था जिसके बाद में जुडिशियल रिव्यू, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। और उस समय पे जो उस समय के तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में उनके न्यायाधीश जब वो थे, तब ये जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट था वो ओरिजिनेशन में आया था, राइट। तो अगर आपसे देश पूछे तो यूएस से ध्यान रखना है, ईयर पूछे तो 1803 का मारवरी बनाम मेडिसिन का जो केस था वो आपने ध्यान रखना है, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि भारतीय कांग्रेस के किस प्रारंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम उठाई गई थी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इन विच अर्ली आईएनसी सेशन वाज द डिमांड फर्स्ट रेज फॉर इंडिजनाइजेशन ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंक्लूडिंग द सिविल सर्विसेज, तो इनके अगर हम बात करें, इनका जो भारतीयकरण था उसकी जो मांग सर्वप्रथम ये उठी थी 1885 के बॉम्बे सेशन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1885, जब बॉम्बे ये जो आईएनसीएस की शुरुआत होती है 1885 में, उस समय ही इस बात की डिमांड यहाँ पर उठी थी, जितनी भी यहाँ पे सिविल सेवाओं के साथ साथ जो भी प्रशासनिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित जो भी उच्च प्रशासनिक सेवा थी उनके भारतीयकरण को लेकर यहाँ पे बात की गई थी। ईयर आपसे पूछा जाए तो बॉम्बे सेशन ऑफ 1885, ये ईयर आपने इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1885 का बॉम्बे अधिवेशन। एंड ये जो अगर हम आपसे पूछे मुख्य स्पेसिफिकली जो डेट थी वो दिसंबर के लास्ट में ये लोग अधिवेशन करते थे। एंड स्पेसिफिकली जगह की बात करते थे तो गोकुल पाल तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि 1885 में आईएनसी का सेशन ये कहाँ हुआ था, क्योंकि पहला सेशन था, तो ये सेशन हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। एंड इसकी अध्यक्षता ये करी थी डब्ल्यू.सी. बैनर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह के लिए देसी राजकुमारों का समर्थन जुटाने हेतु बिठूर से कालपी, दिल्ली और लखनऊ की यात्रा करी थी। यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल्ड फ्रॉम बिठूर टू कालपी, दिल्ली एंड लखनऊ इन 1857। तो 1857 का जो रिवोल्ट है वो काफी फेमस है, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का पहला संग्राम, इसके नाम से इसको जानते हैं। एंड इसमें जो यात्रा यहाँ पे करी थी वो किसने करी थी, मतलब बिठूर से कालपी, दिल्ली और लखनऊ की यात्रा, तो ये करी थी नाना साहिब ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो नाना साहिब के द्वारा जो है यहाँ पर इस पूरे यात्रा की शुरुआत की गई थी, तो इसमें आपको उनका नाम ध्यान रखना है। और नाना साहिब को धोंदू पंथ के नाम से भी जानते हैं, तो इनका ये नाम भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो नाना साहेब हो या फिर धोंडू पंथ हो, तो ये दोनों एक ही पर्सन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्रियल फिनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना के किस वर्ष में की गई थी। तो अगर आपसे पूछे आईएफसीआई की एस्टैब्लिशमेंट, तो ये होती है 1948 में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 1948 में स्थापना होती है किसकी, आईएफसीआई की। डेट पूछे तो 1 जुलाई। तो 1 जुलाई 1948 में स्थापना होती है इंडस्ट्रियल फिनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस पूरे कॉर्पोरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है उद्योगों को मध्यम और दीर्घकालिक वित्त पोषण, यानी कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस यहाँ पे प्रदान करना, यही इस आईएफसीआई का यहाँ पे पर्पस है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा निजीकरण, यानी अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन जो 1991 में हमने देखने के लिए मिला था, तो निजीकरण 1991 की नई आर्थिक नीति का एक प्रमुख स्तंभ था। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का एक रूप नहीं है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन वाज द की पिलर ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। इस समय पे तीन रिफॉर्म यहाँ पे एलपीजी के नाम से हम जिसको जानते हैं वो देखने के लिए मिले थे। एंड इनमें से कौन सा यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का उदाहरण नहीं है। तो जब आप ऑप्शन को देखोगे तो यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि जो प्राइवेट चीजें थी, ठीक है, पब्लिक चीजें थी, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिला, तो ये तो एक उदाहरण है प्राइवेटाइजेशन का कि ठीक है डिसइन्वेस्टमेंट। फिर बात करें एसेट मोनेटाइजेशन, यानी कि परिसंपत्ति का मुद्रीकरण, तो ये भी एक उदाहरण है किस चीज का, प्राइवेटाइजेशन का। फिर आता है किस चीज को, सरकारी उधार, यानी कि सॉवरेन बोरोइंग, तो ये प्राइवेटाइजेशन का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आपसे क्या होगा, ऑप्शन सी आपको उसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो रणनीतिक बिक्री है, जो स्ट्रेटेजिक सेल है, वो भी प्राइवेटाइजेशन का ही यहाँ पे उदाहरण है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछिए सॉवरेन बोरोइंग यानी कि जो सरकारी उधार है वो ये है क्या, तो ये वो प्रक्रिया है जिसमें सरकार अपने खर्चों या फिर विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बॉन्ड या फिर ऋण के माध्यम से पैसा उधार लेती है। अब यहाँ पे तो सरकार ले रही है, तो प्राइवेटाइजेशन कैसे हुआ, तो जाहिर सी बात है यही ऑप्शन गलत होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा भारत के दूरसंचार क्रांति उदारीकरण का एक प्रमुख परिणाम है। दूरसंचार क्षेत्र की देखरेख के लिए 1997 में किस नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, यानी कि इंडियाज टेलीकॉम रिवोल्यूशन इज अ मेजर आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन, जो कि हम एलपीजी रिफॉर्म देखते हैं 1991 में, उसी का एक एग्जाम्पल है ये। तो विच रेगुलेटरी अथॉरिटी वाज established in 1997 to oversee the telecom sector। तो टेलीकॉम सेक्टर को ओवरसी करने के लिए जिस कंपनी की स्थापना यहाँ पर होती है उसका नाम क्या है, तो ये होगा ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। TRAI के नाम से स्थापना कब होती है, 20 फरवरी सन की बात करें 1997, ठीक है। और ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, और इंग्लिश में इसको हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम नाबार्ड की बात करें 1982 में अस्तित्व में आता है। फिर बात करें सीबी की 1992 में आता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि 1921 में राजकुमारों के लिए विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो विच इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1921 एज अ डेलिबरेटिव बॉडी फॉर प्रिंसेस। तो प्रिंसेस के लिए, जो प्रिंसेस हुआ करते थे पहले, ये जो राजघराने हुआ करते थे, तो उनके लिए जो एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बना था उसका नाम था राजकुमारों का कक्ष, यानी कि चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, जिसमें जो भी भारतीय रियासतों के जो शासक थे उनके लिए एक विचार विमर्श और सलाहकार निकाय के रूप में राजकुमारों का कक्ष, जिसको हम इंग्लिश में चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस इसके नाम से जानते थे, तो इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई थी 1921 में। एंड अगर हम बात करें इसका उद्घाटन उस समय के जो ड्यूक ऑफ कैनॉट थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, जिसका उद्देश्य रियासतों के मुद्दों पर चर्चा करना था। तो रियासतों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रिंस ऑफ चैम्बर, जो कि चैम्बर ऑफ प्रिंस, ठीक है, जिसमें 1921 के जो राजकुमार के लिए ये पूरा विचार विमर्श का एक यहाँ पे केंद्र था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि हरित क्रांति के बाद में खाद्य सहायता पर भारत की निर्भरता कम हो गई। इससे पहले किस अमेरिकी कार्यक्रम ने भारत को गेहूं की सहायता प्रदान करी थी, यानी कि इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन फूड एंड एड रिड्यूस्ड आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन काफी सक्सेसफुल हुआ, जिसके बाद में जो भारत की डिपेंडेंसी थी भारत के देशों पे, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें यूएसए पे, तो वो काफी कम हुई। तो अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले ऐसी कौन सी स्कीम थी जिसकी वजह से जो यहाँ पे यूएस प्रोग्राम काफी न्यूज में रहता था, एंड भारत इस पूरे प्रोग्राम पे यहाँ पे डिपेंड था, तो उसका नाम था PL480, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो PL480 इस प्रोग्राम का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसमें PL का मतलब होता है पब्लिक लो। तो पब्लिक लो 480 था, जिसके तहत में हरित क्रांति से पहले अगर हम बात करें तो जो भारत है उसको गेहूं की सहायता यहाँ से प्रदान की जाती थी। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा समन्वय कार्यों के अंतर्गत किन दो नीतिगत क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से प्रबंधन किया जाता है? यानी कि विच टू पॉलिसी एरियाज आर एक्सप्लिसिटली मैनेज्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इट्स कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन। तो इसमें अगर हम बात करें इस पूरे पार्ट की, तो इसमें फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस, इसका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, विदेश संबंध और रक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो विदेश संबंध और रक्षा की अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा समन्वय कार्यों के अंतर्गत इन्हीं दो नीतिगत क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से प्रबंधन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, यदि भारतीय लोकसभा में केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर ये पारित होता है तो क्या होगा? तो अगर व्हाट हैपन इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इज पास्ड इन लोकसभा, इन इंडियन लोकसभा अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट, अगर ऐसा होता है, अगर किसी भी सरकार के लिए यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू हो जाता है, तो उस कंडीशन में संपूर्ण मंत्री परिषद, यानी कि जो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनको यहाँ पे रिजाइन करना पड़ेगा, यानी कि उनको इस्तीफा देना होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना होगा। एंड ये देना कब है? जब यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पारित हो जाता है लोकसभा में। एंड अभी अगर हम बात करें अविश्वास प्रस्ताव की, तो आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में जरूर कि ओम बिरला जो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा है, उनके अगेंस्ट भी यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो यहाँ पे स्पीकर है ना ओम बिरला, उनके ऊपर यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो चल रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, 14वें संशोधन अधिनियम, जिसको 14th यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1962 में, इसके द्वारा भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो जोड़ा गया था? तो 14th अमेंडमेंट की अगर हम बात करें 1962 में, तो इसके तहत में जो पुडुचेरी था उसको यहाँ पे शामिल किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। अधिनियम कौन सा था? 1962 का ये पूरा अधिनियम था, 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962, जिसके तहत में पुडुचेरी को भारत में यहाँ पे शामिल किया गया था एज अ केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड था 1985 से 90 के बीच में, इसकी शुरुआत करी थी। तो निम्न में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख फोकस क्षेत्र था? तो अगर हम आपसे पूछे कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इनिशिएटेड द 7th 5-year प्लान विच इज इन बिटवीन 1985 टू 1990 इन इंडिया, एंड विच ऑफ फॉलोइंग इज अ की फोकस एरिया एज पर दी 7th 5-year प्लान। तो जो यहाँ पे की फोकस एरिया था उसमें आपको मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना होगा, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन। तो इस पर फोकस यहाँ पे किया गया 7 पंचवर्षीय योजना में। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 1985 से लेके 1990 के बीच में, और उस समय पे प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे राजीव गांधी। तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा डेस्कटॉप एलिमेंट उपयोगकर्ताओं को हटाई गई फाइलों और फोल्डरों को पुनर्स्थापित करने की अनुमति यहाँ पे प्रदान करता है? तो विच डेस्कटॉप एलिमेंट इन विंडोज ओएस अलाउस यूजर टू रिस्टोर डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर्स? तो इसके लिए जो यहाँ पे उपयोगकर्ता इस्तेमाल करते हैं वो किस चीज़ का करते हैं? तो वो करते हैं रिसाइकल बिन का। अगर आप कोई भी फाइल को, कोई भी टेक्स्ट को अगर आपने सिंपल डिलीट करा है, एंड देन आप उसको फाइंड कर सकते हो कहाँ पर? दैट इज इन दी रिसाइकल बिन। लेकिन अगर आपने शिफ्ट के साथ में चीज़ों को डिलीट किया, दैट मीन्स वो परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं आपके कंप्यूटर से, एंड देन फिर वो आपको रिसाइकल बिन में भी नहीं मिल पाती है। तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से अलग किया? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मली सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल? तो इसके लिए जो एक्ट यहाँ पर आता है उसका नाम क्या है? तो वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो 1853 का चार्टर एक्ट वो आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें सही हो जाएगा। तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम था उसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी, यानी कि जो लेजिस्लेटिव, और कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव कार्यों को अलग यहाँ पे किया था। तो इसमें आपको जो बी है वो ध्यान रखना होगा। ठीक है, एंड इस अधिनियम के तहत में परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिन्हें विधायी पार्षद
कहा गया था, ठीक है। एंड इन्हें गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी विंग के लिए मिनी संसद के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। चार्टर कौन सा था? ये 1853 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन होगा, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में गढ़ का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ साइटाडल इन द हड़प्पन सिटीज? तो हड़प्पन सिटीज में साइटाडल, इसका जो मेन पर्पस था वो था प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पब्लिक फंक्शंस थे उनको ऑर्गेनाइज करना, वही पर्पस था साइटाडल का, गढ़ का। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये काफी ऊंचे बने होते थे, काफी ऊंचे चबूतरे थे, जिन पर जिनको किलाबंद क्षेत्र के अंदर ये आते थे, मतलब किलाबंद क्षेत्र था इनका, जहाँ पर महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक कार्य थे, भवन थे, साथ में जो विशाल स्नानागार हो गया, अन्न भंडार हो गया, शासक वर्ग के निवास स्थल, ये सभी आपको यहीं पर देखने के लिए मिलते थे। तो इसका मतलब क्या था कि जो भी यहाँ पे पब्लिक फंक्शंस थे, जो भी प्रशासनिक कार्य थे, वो सभी आपको साइटाडल यानी कि गढ़ में ही देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन, भारत में नगर निगम की परिषद और स्थायी समितियों के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है? यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन मेड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस काउंसिल एंड स्टैंडिंग कमिटीज इन इंडिया? तो इसके लिए जो यहाँ पे जिम्मेदार होता है वो कौन है? तो वो है म्युनिसिपल कमिश्नर, यानी कि जो नगर आयुक्त है वो यहाँ पे जिम्मेदार होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें भारत की यानी कि इंडिया की, तो इसमें नगर आयुक्त, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर, ये नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। एंड परिषद यानी कि काउंसिल, इसके स्थायी समितियों यानी कि स्टैंडिंग कमेटीज के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि पल्लव वंश के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण करवाया था? यानी कि विच पावरफुल रूलर ऑफ द पल्लवास कंस्ट्रक्टेड द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम? तो महाबलीपुरम में जो शोर टेम्पल था इसका निर्माण ये करवाया था नरसिम्हन वर्मन द्वितीय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो महाबलीपुरम में स्थित है प्रसिद्ध शोर मंदिर, किस तट पर है ये आपको, इसको हम तट मंदिर के नाम से भी जानते हैं, शोर टेम्पल या फिर तट मंदिर के नाम से इसका निर्माण 8th सेंचुरी में 8वीं शताब्दी में लगभग अगर हम समझे 700 से 728 ईस्वी के बीच में पल्लव वंश के शक्तिशाली शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, इनके द्वारा ये करवाया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, अधीनस्थ न्यायपालिका में किस न्यायालय को दीवानी मामलों में असीमित आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है? यानी कि विच कोर्ट इन द सबऑर्डिनेट जुडिशरी हैज अनलिमिटेड प्रिकनरी जुडिस्ट्रिक्शन इन दी सिविल केसेस? तो ये जो यहाँ पे प्राप्त है किसको? ये है जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, यानी कि जो जिला न्यायालय के न्यायाधीश है उनको ये यहाँ पे क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, रिकॉर्डर कोर्ट्स को बाद में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित यहाँ पे किया गया था? यानी कि द रिकॉर्डर्स कोर्ट वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसको यहाँ पे रिप्लेस किया गया था किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो रिकॉर्डर्स कोर्ट को बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। एंड 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, उसी के तहत में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के तहत में भारत में न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए कलकत्ता में और 1774 में मेयर कोर्ट और रिकॉर्डर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में बदल दिया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि एमएस वर्ड में बुलेट बटन जो कुछ इस तरीके से शो होता है, इसको दबाने पर क्या होता है? तो जब आप बुलेट बटन को प्रेस करोगे दैट मीन्स आपको यहाँ पे कैसा टेक्स्ट मिलेगा? तो आपको चुना हुआ जो भी टेक्स्ट होगा वो बुलेट वाली लिस्ट में बदल जाएगा। यानी कि अगर आपने ये सेंटेंस लिखा है यहाँ पे और आपने इसको सेलेक्ट करके बुलेट बटन का इस्तेमाल करते हो दैट मीन्स इसके आगे आपको ऐसे डॉटेड बुलेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन, वर्ली चित्रकला में पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए गोबर और पानी फैलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको यहाँ पे लिपाने, जो लीपना हम जो देशी लैंग्वेज में कहते हैं लीप दिया हमने, तो उस तरीके से आपको समझना है, दैट इज लिपाने या फिर लीपने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वार्ली
चित्रकला। तो ये चित्रकला भी आपको ध्यान रखनी है और इसमें जो यहाँ पे गोबर और पानी को फैलाने की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ लीपने के नाम से जानते हैं, तो ये फैक्ट भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा और ये वारली चित्रकला मिलती कहाँ पर? तो ये आपको महाराष्ट्र में वारली जनजाति के द्वारा एक पारंपरिक कला का हिस्सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? इन दी महाराष्ट्र रीजन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियता, जिसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, उस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया था? तो जुडिशियल एक्टिविज्म का सबसे पहले इस्तेमाल ये किया गया था किसके द्वारा? आर्थर यहाँ पे श्ले शिंगर जूनियर, इनके द्वारा इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया था। तो इसमें आपको इनका जस्ट नाम यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जो व्यवहार का वर्णन करने के लिए इस शब्द को उन्होंने यहाँ पे गढ़ा था, तो ये आपको ध्यान रखना है, जुडिशियल एक्टिविज्म। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि विंडोज सिस्टम पर फोल्डर्स को डिफॉल्ट रूप से क्या नाम यहाँ पर दिया जाता है? तो व्हाट इज अ डिफॉल्ट नेम गिवन टू अ फोल्डर ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसमें जो यहाँ पे शब्द जो यहाँ पे नाम दिया जाता है उसको यहाँ पे कहते हैं नया फोल्डर या फिर न्यू फोल्डर के नाम से। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे नाम ध्यान रखना है। तो जब भी आप विंडोज सिस्टम में फोल्डर्स को डिफॉल्ट रूप से आप देखोगे तो उसको यहाँ पे मिलता है नाम बाय द नेम ऑफ न्यू फोल्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो न्यू एंड देन ये फोल्डर। अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको कोई भी पीडीएफ या फिर ई बुक को परचेज करना है तो उसके लिए आपको विजिट करना होगा हमारी साइट, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com पर। अगर आप प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक को अपने घर पर मंगवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको विजिट करना होगा www.raviaditipublication.com पर। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप को। डेली करंट अफेयर के लिए आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि को, एंड इंग्लिश मीडियम के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को। अब वापस से शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी कि जो पूर्ण स्वतंत्रता है उसका प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये जो पूरा यहाँ पे एक रेजोल्यूशन था पूर्ण स्वराज को लेके, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को लेके, ये पारित होता है 1929 के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर सेशन में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो कि होता है 1929 में, इसमें पूर्ण स्वराज की बात यहाँ पे की गई थी। एंड इस सत्र की अध्यक्षता ये करी थी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। डेट क्या थी? 19 दिसंबर 1929 एंड 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 44? तो आर्टिकल 44 में जो यहाँ पे डीपीएसपी मेंशन है उसका नाम क्या है? दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम यूसीसी के नाम से जानते हैं। डीपीएसपी की बात करें आयरलैंड से इसको लिया गया है, एंड इसमें जो आर्टिकल्स की बात करें 36 से 51 के बीच पे, एंड पार्ट की बात करें पार्ट नंबर 4 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यूसीसी की बात करें फर्स्ट स्टेट जिसने इंप्लीमेंट किया दैट इज गोवा, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो पहला स्टेट बना था कौन सा? दैट इज उत्तराखंड। तो ये दो फैक्ट आपको ध्यान रखना है, एंड दिस वन इज फ्रॉम करंट अफेयर, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा हड़प्पा सभ्यता के दौरान में आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का, किस मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ पे किया नहीं जाता था? तो पूछे कि किसका इस्तेमाल नहीं करते थे, तो आप देखोगे कार्नेलियन, स्टेटाइट, आइवरी यानी कि हाथी के दांत का, स्टेटाइट का, कार्नेलियन का, इन सभी का इस्तेमाल होता था हड़प्पन सभ्यता में। लेकिन अगर आपसे पूछे डायमंड का तो इसका इस्तेमाल नहीं होता था, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है। तो जो यहाँ पे डायमंड है इसका इस्तेमाल नहीं होता था हड़प्पा सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा वह इंडो ग्रीक राजा कौन था जिसने दो भाषाओं में लिखे सिक्के जारी किए थे, यानी कि हु वाज द इंडो ग्रीक किंग हु इशूड कॉइन्स विद द बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन? तो ये यहाँ पे इशू किए थे किसके द्वारा? इनका नाम था यहाँ पे अपोलोडोटस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अपोलोडोटस ने यहाँ पे जो है दो भाषाओं में लिखे गए सिक्के इनको पब्लिश किया था, उनको जारी किया था। तो इसमें आपको अपोलोडोटस इनका नाम यहाँ पे
ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो 2 भाषा थी वो कौन-कौन सी थी? तो फर्स्ट वन इज़ ग्रीक एंड सेकंड वन इज़ खरोष्टी, ठीक है। खरोष्टी लिपि आपने देखा होगा आईवीसी के समय पे, तो खरोष्टी लिपि और ग्रीक लिपि ये दोनों यहाँ पर मेंशन थे, मतलब ये दोनों भाषा नॉट लिपि, ये दोनों भाषा यहाँ पे मेंशन थी और इन्हीं के सिक्के जारी करने वाले ये पहले इंडो ग्रीक राजा थे बाय द नेम ऑफ अपोलोडोटस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को इनमें से किसकी सलाह लेनी चाहिए? तो व्हेन अपॉइंटिंग जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट मस्ट कंसल्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन यहाँ पे करनी चाहिए किसके द्वारा? दैट इज फ्रॉम दी भारत की चीफ जस्टिस से, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनसे यहाँ पे सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन इंपीरियल सर्विस स्कीम जो कि आते हैं 1885 में, इसका मकसद क्या था? तो इंपीरियल सर्विस स्कीम का जो यहाँ पे पर्पस था वो था किस चीज को लेके? दैट इज ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना जिसका भुगतान रियासतें करती थी, यानी कि टू रेज ट्रूप फॉर ब्रिटिश डिफेंस पेड बाय द प्रिंसली स्टेट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो टू रेज ट्रूप्स फॉर ब्रिटिश डिफेंस पेड बाय प्रिंसली स्टेट, यही पर्पस था किस चीज का? इंपीरियल सर्विस स्कीम विच वाज लॉन्च इन दी 1885। अगला क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सा विकल्प अंतिम वस्तु है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द फाइनल गुड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? तो इसमें शुगर है, व्हीट है, फ्लोर है, बिस्किट है। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन जो बिस्किट है ना यहाँ पे, ये फाइनल गुड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर हम बात करें ये फाइनल गुड है यहाँ पे, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि उड़ीसा में जो खोंड विद्रोह है उसके संदर्भ में युवा राजा कौन थे, यानी कि हु वाज द यंग राजा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द खोंड अपराइजिंग विच वाज इन द उड़ीसा? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे जो युवा राजा थे इनका नाम था चक्र बिसोई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चक्र बिसोई इनका नाम था जिनको कि यहाँ पे जानते थे खोंड अपराइजिंग जो कि उड़ीसा में हुई थी उसमें यंग राजा के नाम से। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत में किस ट्रांसपोर्ट पहल का मकसद भारत को थाईलैंड और म्यांमार से जोड़ना है? तो थाईलैंड से और म्यांमार से जोड़ने के लिए भारत का जो प्रोजेक्ट है दैट इज आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे, जिसको आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो भारत की ईस्ट जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसी के अंतर्गत आईएमटी आता है, ये इंडिया म्यांमार एंड थाईलैंड के साथ में, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद में सहकारी समिति के द्वारा वार्षिक जो आम बैठक है वो आयोजित करने की अधिकतम समय सीमा क्या होती है, यानी कि व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू कंडक्ट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर? तो ये आते हैं यहाँ पे 6 मंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो 6 मंथ यहाँ पे अधिकतम समय सीमा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसीबी का पूरा नाम क्या है? तो व्हाट डज पीसीबी स्टैंड्स फॉर इन इलेक्ट्रॉनिक्स? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन गुप्त काल के बाद में भूमि अनुदानों के कारण किस समूह का महत्व यहाँ पे बढ़ा था, यानी कि विच ग्रुप गेन्ड इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस इन दी पोस्ट गुप्ता सोसाइटी ड्यू टू लैंड ग्रांट? तो इसमें जो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे किसी का महत्व बढ़ा था तो वो थे कौन? दैट इज ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स का यहाँ पे महत्व बढ़ा था, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत में प्रवासियों की पात्रता के लिए अंतिम तिथि क्या थी? तो इनके लिए जो अंतिम तिथि थी वो आप लोगों ने ध्यान रखनी है, दैट इज 31 दिसंबर 2014, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और नागरिकता संशोधन जो हुआ था 2019 में, इसके तहत में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों की
पात्रता के लिए अंतिम तिथि कट ऑफ डेट जो थी वो थी 31 दिसंबर 2014। एंड इसके तहत में जो 6 समुदाय थे ना, दैट इज हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनको ये वो लोग थे जो इस तिथि या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे, तो उन्हें ये लोग यहाँ पे नागरिकता के पात्र थे, तो वो आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, अजंता गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस यात्री के वृत्तांतों में मिलता है? तो अगर आपसे पूछे अजंता गुफाओं का जो वृतांत था, वो मिलता है हेन-त्सवांग के वृतांतों से, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, दैट इज हेन-त्सवांग, राइट। एंड ये चीनी बौद्ध यात्री था, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड अजंता गुफाएं, इसी के बारे में मुख्य रूप से अगर हम समझें उल्लेख आपको इन्हीं के वृतांतों में देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि लाल लाल कमीज आंदोलन, जिसको यहाँ पे रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेतृत्व उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने किया था। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम यहाँ पर था बेसिकली खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और इन्हें ही सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फ्रंटर गांधी के नाम से इनको जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, तो ये आपको ध्यान रखता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव आयोग की स्थापना के बारे में बात करता है? तो अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना, इसका उल्लेख मिलता है 324 आर्टिकल में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, 324 अनुच्छेद निर्वाचन आयोग, राइट, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस कंपनी का गठन 1600 में एक चार्टर के माध्यम से किया गया था, जिसने इसे केप ऑफ गुड होप के पूर्व के क्षेत्र में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अनन्य विशेषाधिकार यहाँ पे प्रदान किया गया था। तो ये किस कंपनी ने किया था? तो ये किया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर होगा धोलावीरा, निम्नलिखित में से किस विशेषता के लिए अपने यहाँ पे अद्वितीय है, यानी कि धोलावीरा इज यूनिक फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो धोलावीरा यहाँ पे फेमस है किस चीज को लेके? दैट इज वाटर कंजर्वेशन सिस्टम को लेके। तो यहाँ पे जो जल संरक्षण प्रणाली है उसको लेके काफी फेमस है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। और धोलावीरा ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? तो धोलावीरा ये कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत शैली की रचना का हिस्सा नहीं है, यानी कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्नेटिक स्टाइल कंपोजिशन? तो इसमें से जो पार्ट नहीं है वो आपसे पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना चतुरंग के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चतुरंग इसका पार्ट नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा नगर नियोजन की एक अनूठी विशेषता क्या थी? तो व्हाट वाज द यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन टाउन प्लानिंग? तो हड़प्पन टाउन प्लानिंग का जो यूनिक फीचर था यहाँ पे, दैट इज ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट। तो यहाँ पे जो स्ट्रीट थी ना वो ग्रिड पैटर्न की थी, वही इसका पूरा पैटर्न था यहाँ पे किस चीज का? हड़प्पा टाउन की जो हड़प्पा टाउन थी उसकी प्लानिंग। तो ये थी ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहने के लिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख करता है, यानी कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्विंग वायलेंस? तो ये यहाँ पे बात करता है आर्टिकल कौन सा? दैट इज आर्टिकल 51 क्लोज ए सब क्लोज जे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सॉरी नॉट जे, इट्स आई, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 51 क्लोज ए सब क्लोज आई ये बात करता है किस चीज को लेके? फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्विंग वायलेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 बी में उल्लेखित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 43 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये किस मतलब कौन से उसमें है अनुच्छेद 43 बी में? तो ये बात करते हैं किस चीज को लेके? दैट इज यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशंस को लेके, यानी कि जो सहकारी समिति है उनकी प्रोत्साहन को लेकर ये बात करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है।
एंड अगर हम बात करें कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको यहाँ पे जोड़ा गया था, तो इसमें 97 जो अमेंडमेंट हुआ था ना, 97वें नंबर का, ठीक है? तो ये अमेंडमेंट भी आपको इसमें ध्यान रखना है और ये हुआ था 2011 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 निम्नलिखित में से किस समझौते को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था? यानी कि द 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 वाज एनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट? तो ये था यहाँ पे भारत पाकिस्तान समझौता 1958 का, यानी कि इंडो पाक एग्रीमेंट 1958। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद को निम्नलिखित में से किस सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने का अन्य अधिकार यहाँ पे प्राप्त है? तो पूछे संसद को लेके, यानी कि पार्लियामेंट को लेके, तो यहाँ पे तीन जो है लिस्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज यहाँ पे जो है यूनियन लिस्ट, फिर आते हैं यहाँ पे स्टेट लिस्ट, एंड आती है कंकरेंट लिस्ट, कुछ यहाँ पे शब्द आते हैं दैट इज रेजिडुअल लिस्ट में, ठीक है? तो अगर आपसे पूछे संसद को किस में प्राप्त है ये पूरा जो कानून बनाने का विधि, तो ये यूनियन लिस्ट में प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। स्टेट लिस्ट में जो पावर है वो स्टेट के पास होती है, कंकरेंट में दोनों के पास होती है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन राजस्थान इज आर्टिफिशियल? तो जो लेक है यहाँ पे कौन सी, दैट इज अन्ना सागर, वो यहाँ पे कृत्रिम झील है, यानी कि आर्टिफिशियल लेक है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? तो अन्ना सागर राजस्थान में स्थित एक कृत्रिम झील है, तो वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज मानव निर्मित झील। इसके अलावा सांभर की बात करें, पुष्कर की बात करें, रामगढ़ की बात करें, तो ये तीनों यहाँ पे नेचुरल लेक है, ठीक है? तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा कुछ आपके टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट वन इज न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ है? तो ये आपको बताना है कमेंट करके। सेकेंड वन इज कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये आपको बताना है। एंड थर्ड वन इज 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जोड़ा गया था? तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपको कोई भी क्लासेस देखनी इंग्लिश मीडियम में तो आपको विजिट करना होगा रवि अदिति क्लासेस पर। इसके अलावा अगर हम आपको कोई भी बुक को परचेज करना है तो उसके लिए आपको विजिट करना होगा www.raviaditipublication.com पर। पीडीएफ के लिए आप विजिट कर सकते हो रवि बुक्स pdf.com पर। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें मोबाइल एप्लीकेशन की, दैट इज रवि स्टडी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको करंट अफेयर के टेस्ट सीरीज, जीएस नोट्स, ई बुक्स, 25,000 प्लस क्वेश्चन का टेस्ट, फ्री पीडीएफ, इसके अलावा करंट अफेयर के नोट्स, ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से आप कनेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द नेम करंट अफेयर्स बाय रवि। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।